आगे अध्यक्ष भाषण के लिए पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग मेघालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भरत प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं। समय तो धीरे धीरे कुछ और हम लोगों की चलने का संकेत करने लगा है। लंच का टाइम होने वाला है। मैं अपनी बात को यथासंभव कम से कम समय में कहने की कोशिश करूंगा। आज इस सत्र का व्याख्यान कम से कम मेरे लिए तो बड़ा यादगार हो गया, क्योंकि जो व्याख्यान दिए गए हैं हमारे 3 विद्वानों के द्वारा, ये व्याख्यान बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी गंभीरता से दिए गए हैं। पहला व्याख्यान जो प्रोफेसर बाबू विश्वनाथन जी का था, मैं उनके व्याख्यान में सुन रहा था, वो बीच बीच में एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा, वो अपनी बात रख रहे थे लेकिन बीच में एक लाइन वो जरूर कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा, और अंत में भी वो ये कही मैं कहना चाहूंगा, और वो बात खत्म नहीं हुई। मैं खत्म करते करते भी कहे कि मैं कहना चाहूंगा। तो मुझे लगा कि इनके पास कहने के लिए इतना कुछ है, इस समय की कमी पड़ रही है। इन्होंने अपने व्याख्यान में गिरमिटिया प्रथा का बड़े विस्तार से और बड़े नए नए संदर्भों को लेकर के अपनी बात रखी है। गिरमिटिया प्रथा से हम लोग परिचित हैं, यहाँ हमारे विद्यार्थी और शिक्षक हैं। गिरमिटिया प्रथा हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, वो इतिहास भी है और मेरे ख्याल से वो वर्तमान में भी है। उसको खत्म करना अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। हिंदी में उपन्यासकार हुए हैं गिरिराज किशोर, अब वो नहीं है हमारे बीच में। उनका लगभग 900 पेज का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ हिंदी में, पहला गिरमिटिया। और मेरे ख्याल से हिंदी में इतने विस्तार का, इतने बड़े आकार प्रकार में शायद ही कोई उपन्यास हो। गिरिराज किशोर का उपन्यास है, गांधी जी पर केंद्रित है, वो महात्मा गांधी पे। गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां से आए भारत में, उन्होंने वहां आंदोलन किया। और एक घटना बड़ी मशहूर है गांधी जी की, कि वहां पर उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उतार करके प्लेटफॉर्म पर ढकेल करके फेंक दिया गया था। फिर वो हिंदुस्तान आए, उसके बाद उन्होंने आज़ादी के आंदोलन की धीरे धीरे शुरुआत की। तो आज़ादी के आंदोलन के जो नायक बने गांधी, उसकी शुरुआत, उसका संकल्प उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिया, खासतौर पर उस घटना की वजह से। झारखंड के आदिवासी गिरमिटिया बने, गैर आदिवासी भी गिरमिटिया बने। तो ये गैर आदिवासी और आदिवासी दोनों गिरमिटिया बने, तो इसके पीछे कारण क्या थे? कारण मुख्य रूप से उनके आर्थिक दशा, उनकी गरीबी, और जिसके कारण उन्हें भारत छोड़ करके अपने आसपास के तमाम देशों में जा करके मजदूरी करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, श्रम करना पड़ा, शोषण को सहना पड़ा। तमाम सारे अलग अलग उसके इतिहास हैं। इसकी यहाँ पर करीब 2-3 दिन से नए नए संदर्भों में बातें हो रही हैं। मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे, जो कि हमारे बीच का एक बड़ा दूसरा सच है। दरअसल वो तो इतिहास में हम पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान में भी हमारी मानसिकता में मौजूद है। मैं उदाहरण 1-2 दूंगा आपको। मैं जिस गांव में रहता हूं, हमारे गांव के पास में एक गांव है, वहां एक दलित परिवार है। अब वो दलित परिवार संपन्न है, खूब संपन्न है। उस गांव में अलग अलग जातियां हैं, जैसे कि भारत के, हिंदुस्तान के तमाम गांव में रहती हैं। तो जो ब्राह्मण समाज परिवार के लोग हैं, उस दलित के घर जाकर के सब कुछ खाते पीते हैं। मतलब पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, कचहरी करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि वो बहुत संपन्न हो गया है। लेकिन यह संयोग है कि वो बहुत संपन्न है और उसके साथ कोई खान पीन का कोई भेद नहीं है। लेकिन उसी गांव के जो दूसरे दलित परिवार हैं, उनके घर कभी जाकर बैठते नहीं है, न खाना पीना तो बहुत दूर की बात है।
उनके बर्तन को शेयर नहीं करते हैं, उनके शादी विवाह में नहीं जाते हैं, उनके साथ उत्सव में नहीं शामिल होते हैं। और मजे की बात यह है, ये तो ब्राह्मण समाज के लोग उस दलित परिवार के साथ जो कर रहे हैं वो तो अलग, वह जो संपन्न दलित परिवार है वो अपने ही गांव के दलित परिवारों के घर भी खान पान तमाम सारी चीजें शेयर नहीं करता है। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इतने सारे विमर्शों के बावजूद समस्या अभी ज्यों की त्यों बनी क्यों है। आप ये मत सोचिए कि खाली अंग्रेज हमारे देश में 300 वर्षों तक आए और रहे, अभी भी अंग्रेज यहां मौजूद हैं। और वो अंग्रेज कौन है? वो भारतीय अंग्रेज हैं। और वो अंग्रेज केवल सवर्ण समाज में नहीं है, केवल ठाकुर समाज में नहीं है, केवल वैश्य समाज में नहीं है, दलित समाज में भी अंग्रेज हैं। क्योंकि ये मानसिकता है और हमने अंग्रेजों ने दिमाग में बैठा दी कि श्रेष्ठता माने अंग्रेजियत होती है, श्रेष्ठता माने अंग्रेजियत होती है, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी तौर तरीका, अंग्रेजी स्टैंडर्ड। इससे कहीं न कहीं बहुत सावधानी से बचने की आवश्यकता है, जिसे हम भारतीय अंग्रेज कहना चाहते हैं। मध्य वर्ग की भूमिका की बात आपने जो अपने व्याख्यान में की है, ये जो मध्य वर्ग है, ये मध्य वर्ग वास्तव में मध्य ही है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रायः साहस की कमी दिखाई पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मध्य वर्ग में सब में साहस की कमी है, लेकिन निर्णय लेना, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करना और पक्ष में खड़े होना, अक्सर इसकी कमी मध्य वर्ग में ही देखी जाती है। इस मध्य वर्ग के बारे में विचार करना पड़ेगा। इनके व्याख्यान में एक और बात मैंने गौर की कि गिरमिटिया के माध्यम से तमाम सारी बात कर रहे थे और उसमें अभाव, गरीबी, संघर्ष, तमाम सारी बातें निकल के आ रही थी, लेकिन इसके पीछे भी पूंजी मूल कारण है। 19वीं सदी के आरंभ में कार्ल मार्क्स को दास कैपिटल क्यों लिखना पड़ा? क्यों लिखना पड़ा दास कैपिटल? क्योंकि उनकी जो बेशक एक क्रांतिकारी सोच है कि दुनिया के समस्याओं की सबसे जो मूल जड़ है वह पूंजी है। सत्ता की ताकत पूंजी से आती है, सामाजिक ताकत पूंजी से आती है, परिवर्तन की ताकत पूंजी से आती है, अधिकार की ताकत पूंजी से आती है। वो ठीक थे अपनी जगह पर। तो ये जो पूंजी के आधिपत्य का संघर्ष है, यही गिरमिटिया समस्या की मूल कारणों में से एक है। और अपने दूसरे हमारी वक्ता आज की सईद मुबीन जहरा जी ने तो इतने विस्तार में इतने सारे सवाल रख दिए हैं हमारे और आपके बीच में कि मैं समेटना भी चाहूंगा तो नहीं समेट पाऊंगा, समेटना भी चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन उन्होंने मुझे एक तरह से प्रेरित कर दिया है कि कुछ बात में रखूं। मुझे लगता है कि ये अपने ढंग की एक एक्टिविस्ट है, ये अपने ढंग की एक एक्टिविस्ट है और वो एक्टिविज्म इनके पूरे बातचीत में झलकता भी है। इन्होंने नीत्शे के एक कथन की चर्चा की कि पीड़ा ही मनुष्यता है, और मैं उसी नीत्शे की बात कहूंगा कि ईश्वर मर चुका है। हालांकि इनमें से बहुत लोग स्वीकार नहीं करेंगे, पीड़ा ही मनुष्यता है इसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब नीत्शे कहता है कि ईश्वर मर चुका है तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगी। छांट लेते हैं हम कि नीत्शे का ये अच्छा है और ये सही नहीं है, उस पर भी विचार करना चाहिए। और जेंडर से लड़िए नहीं, अगर स्त्री पुरुष से लड़ेगी तो मैं भी विनम्रता से कहता हूं उसे कुछ बहुत हासिल नहीं होने वाला है। लड़ करके आप हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर करना क्या होगा? करना यह है कि जेंडर से लड़ने के बजाय जेंडर की सोच से लड़िए। यानी
आप जानते हैं कि पुरुष तो स्त्री के तमाम सारे अलग अलग रूपों का विरोधी तो है ही, वो तो सिद्ध हो चुका है, लेकिन जो स्त्रियां स्त्रियों की विरोधी होती हैं उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे आप? ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर स्त्री स्त्री की विरोधी न हो। एक घर नहीं मिलेगा आपको, एक समाज नहीं मिलेगा आपको, सब जगह स्त्री स्त्री की विरोधी मिल जाएगी। कई बार मेरा अनुभव कहता है कि पुरुष उतने स्त्री के जो है प्रतिपक्ष में नहीं होते हैं जितना स्त्रियां स्त्री के पक्ष में खड़ी होती हैं। घर परिवार में तो पुरुष बहुत सारे सहनशील भी हो जाते हैं, आज के समय में सच्चाई है, लेकिन इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि सोच को बदलना पड़ेगा। स्त्री के भीतर से उस सोच को निकालने की आवश्यकता है जैसे पुरुष के भीतर से निकालना चाहते हैं। और हम जहां हैं, हम मतलब हम सब, चाहे जिस उम्र में हैं, बच्चे छोटे होते हैं, किशोर हो जाते हैं, लेकिन हम जिस उम्र में हैं वहीं पर अपनी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना सीखें। हम प्रायः अपनी बात रखते हैं तो लगता है कि दूसरे के लिए कह रहे हैं, सवाल करते हैं तो दूसरे के लिए कर रहे हैं, समस्याएं उठा रहे हैं तो दूसरे की समस्या है, मुद्दे हैं तो दूसरों के लिए हैं। नहीं, हर एक सवाल की शुरुआत स्वयं से होती है। हम स्वयं उसके पात्र हैं, हम स्वयं उसमें शामिल हैं। तो जो जहां है वहीं हिस्से की अपनी लड़ाई लड़े। छोटी छोटी लड़ाइयों से बड़ी जीत होती है, छोटी छोटी लड़ाइयों से बड़ी जीत होती है। बड़ी लड़ाइयां अचानक कहीं नहीं जीती जाती हैं। नारी सशक्तिकरण की बात आपने अपने व्याख्यान में कही है। नारी सशक्तिकरण ऐसे ही कोई मुद्दा नहीं है कि एक दिन में हल हो जाएगा, और कमजोरी खत्म करने की आत्म पीड़ा जगाना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में मैंने देखा है कि आप चाहे आप दलित समाज में जाइए, चाहे आदिवासी समाज में जाइए, या किसी भी ऐसे भारतीय समाज के तबकों में चले जाइए, उनको स्वयं खबर ही इस बात की नहीं होती है कि मुझे वास्तव में कैसे डेवलप करना है अपने आप को, हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, तो उन्हें उनकी कमजोरियां क्या हैं। जैसे कि इन्होंने जिक्र किया डायन प्रथा का। डायन प्रथा तो एक प्रथा है, आप जानते हैं। आप गांव में चले जाइए कहीं भी, वहां पर आप देखेंगे कि मंदिरों के सामने स्त्रियां और पुरुष दोनों के सिर पे देवियां आती हैं और देवियों की तरह झूमती हैं। वो उनके सिर पे देवी आती हैं, झूमती हैं, और वो जो है अपने तरीके से वो, इतना ही नहीं, मैं कितने उदाहरण दूं आपको जहां पर स्त्रियां धर्म के, साधुओं के, बाबाओं के, महात्माओं के इतने दादे प्रभाव में जी रही हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। उस कमजोरी का एहसास दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है स्त्री सशक्तिकरण के लिए, जो कि हमें से कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं है, हमें हिम्मत नहीं है ये करने की। और जब तक ये होगा नहीं तो आप विमर्श करते रहिए, कुछ भी लिखते पढ़ते रहिए, उससे बहुत हल होने वाला नहीं है, विमर्श होता रहेगा। मैं जरा पूर्वोत्तर में रहता हूं, एक दो उदाहरण में बता दूं। इरोम शर्मिला, इरोम शर्मिला का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा। इरोम शर्मिला ने दशकों तक संघर्ष किया वहां पर, भूख हड़ताल पे, और इरोम शर्मिला ने जिस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी, जिस लिए भूख हड़ताल की, वो मुद्दा अंततः खत्म नहीं हुआ। उसको मजबूरी में अपनी भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी, तोड़वाया गया उसको। जबकि मेरा जहां तक अंदाजा है करीब 14 वर्ष तक इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल की थी। 14-15 वर्ष तक, 14 वर्ष तक आप अनुमान लगा सकते हैं। 14 वर्ष मामूली समय नहीं है। और अभी मणिपुर की जो नवीनतम घटना हुई है वो ऐसी घटना है जो अपने आप में बहुत कुछ हमारे देश की मानसिकता को बता देती है। नंगा करके वहां युवतियों को घुमाया गया था, और वो तो एक काली घटना थी। पूरे मणिपुर में लगभग 10 दिन तक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि सोशल मीडिया में नहीं आई। हालांकि मैं आपको बताऊं
मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पूर्वोत्तर में स्त्रियों का बहुत सम्मान है, खासतौर पर जनजातीय स्त्रियों का बहुत सम्मान मेघालय में है, नागालैंड में है। असम में चूंकि वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए असम में वो बात नहीं सोची जा सकती है। और जब स्त्रियों को उदाहरण देना है तो हरम को देखें। मुगल काल में हरम जो होते थे, वहां दो प्रथाएं बड़ी अजीब सी थी। एक तो हरम में केवल हिजड़ों को रखा जाता था, मुगल कालीन हरम में हिजड़ों को रखा जाता था सुरक्षा के तौर पर, स्त्रियों की सुरक्षा के तौर पर। पुरुष नहीं होते थे वहां पे, उनकी मनाही थी, सख्त मनाही थी। अगर वो चले गए दंड मिलता था उनको हरम में जाने पे, और सख्त दंड मिलता था। और वैद्य जाते थे, कभी हरम की स्त्रियां बीमार हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ हो गई, तो उनको जाने की अनुमति। लेकिन पर्दे में मिलती थी हरम की स्त्रियां वैद्यों से, और उनके शरीर में जो तकलीफें होती थी वो वैद्य भी कैसे ठीक करते रहे होंगे, वह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मैंने एक बार जो है अपनी स्टूडेंट टूर लेकर के मैं गया राजस्थान में, और वहां मैंने हरम को देखा, क्योंकि महल तो राजस्थान में फैले हुए हैं। वहां मैंने हरम देखा, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी जाकर देखिए कभी हरम को अपनी आंखों से। हरम के जो कोठरियां बनी हुई थी, उस कोठरियों में खिड़कियां नहीं होती थी। उस हरम के सारे दरवाजे एक दालान में खुलते थे, एक आंगन में खुलते थे सारे कमरों के, और उसमें पीछे की खिड़कियां जो बनी होती थी वो इतनी निचली और छोटी होती थी कि वहां से आप कुछ देख तो सकते थे, लेकिन आप बाकी दुनिया को देख नहीं सकते थे। और वो करीब करीब 1 साल 2 साल 3 साल 20 साल लंबी उम्र काट देती थी उसी हरम में। और वहां पर और भी तरह तरह की घटनाएं होती थी उस हरम में, लेकिन यहां उसकी आवश्यकता नहीं बताने की। हिंदी में कुछ उपन्यास हमारे बीच में आए हैं जो रिमार्केबल हैं। मिर्जा हादी रुसवा का उपन्यास है उमराव जान अदा, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ लखनऊ की नगर वधू नाम से। प्रेमचंद का उपन्यास तो बड़ा मशहूर है, सेवा सदन। इधर एक उपन्यास आया तीसरी ताली, और अभी एक नया उपन्यास आया है हीरा मंडी। ये हीरा मंडी उपन्यास राजेंद्र राजन, जो कि हिमाचल प्रदेश के कथाकार हैं, उनका उपन्यास है। लाहौर की वेश्या संस्कृति पर केंद्रित उपन्यास है। और एक चीज और गौर करने, हम लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी बहुत सारी बहनें हैं, यहाँ इतिया हस्तियां हैं, वे सवर्ण समाज से कहीं न कहीं आती होंगी, जिसको हम लोग मध्य वर्ग अक्सर कह रहे हैं। मध्य वर्ग पूरा सवर्ण समाज नहीं है, उसमें अलग अलग रूप हैं। लेकिन मेरी नजर में शायद ही कोई ऐसा हिंदी का उपन्यास या हिंदी की कहानी हो जो सवर्ण समाज के स्त्रियों की व्यथा, संघर्ष, पीड़ा पर केंद्रित हो। और वो है, और उसका अनुभव हम सब लोग करते हैं अपने घर परिवार में, लेकिन उस पर कोई कृति नहीं है। दलित समाज की स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्री समाज की स्त्री की बात करते हैं, लेकिन सवर्ण समाज में जो स्त्रियां जिस दशा को भोग रही हैं, जिस पीड़ा को सह रही हैं, जिस पुरुष मानसिकता का शिकार हो रही हैं, जिस तरह के पुरुषवादी व्यवस्था में वो पिस रही हैं, उस पर कोई कृति, प्रामाणिक कृति तो फिलहाल नहीं है। कहानी भी हमने नहीं पढ़ी है, कम से कम मेरी अज्ञानता हो सकती है, लेकिन वो नहीं है। आपने कहा कि शोर मचाइए और कलम चलाइए। कलम तो चलाइए ठीक, लेकिन शोर मचाने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जो पुरुष है ना, वह आपके शोर मचाने से बहुत बदलने वाला नहीं। क्योंकि होता क्या है, उनका प्रॉब्लम है। होता क्या है कि हिंसा प्रतिहिंसा से खत्म नहीं होती है। आप शोर मचाएंगी, वो भी शोर मचा देंगे। आप लड़ेंगी, वो भी लड़ जाएंगे। माफ कीजिएगा सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात कह दूं, क्योंकि उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। यहां शोर मचाना असल में अपनी आवाज उठाने के अर्थ में महत्वपूर्ण है, अपनी बात कहने के अर्थ में महत्वपूर्ण है।
अधिकार जताने के अर्थ में महत्वपूर्ण है, अपने हक जताने के अर्थ में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये शोर मचाना कहीं न कहीं शोर मचाने के अर्थ में महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। भारत की स्त्री को पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा। भारत की स्त्री को पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा। पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब है राजनीतिक चेतना सजग, क्योंकि जब तक राजनीतिक चेतना से सजग नहीं होंगे तब तक हमारी सामाजिक स्थिति बदलने वाली नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो राजनीतिक चेतना सजग होना जरूरी है हमारे स्त्री वर्ग के लिए। ऊपर ऊपर से बदलाव से लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है। आपने कहा कि त्याग महानता का प्रतीक है, प्रश्न किया आपने, और मैं कहता हूं है, लेकिन किसी ये पर लागू नहीं होगा। वो खाली स्त्री के लिए त्याग महानता का प्रतीक नहीं होगा, वह निरपेक्ष रूप से महानता का प्रतीक होगा। वो पुरुष के लिए उतना ही जरूरी है जितना स्त्री के लिए, जितना स्त्री के लिए जरूरी है उतना त्याग एक मूल्य है, प्रेम एक मूल्य है, सहानुभूति एक मूल्य है, उदारता एक मूल्य है, प्रेम भी एक मूल्य है, त्याग भी एक मूल्य है। लेकिन वो केवल स्त्री के लिए नहीं, वो समान रूप से पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। एक के लिए बांट देंगे कि तुम ये करो और दूसरे के लिए सुविधा देंगे तुम मत करो, नहीं चलेगा। ये दोनों के लिए होगा, तब त्याग क्या मूल्य होगा। मैं फिर दोहराता हूं, त्याग महानता का प्रतीक है। पर्दा प्रथा और घूंघट प्रथा का जिक्र होता है। आपने पर्दा प्रथा का जिक्र किया, मैं घूंघट प्रथा का जिक्र कर रहा हूं। हिंदू समाज में घूंघट प्रथा, स्त्री मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा, और दोनों में प्रथा गई वही नहीं है। घूंघट प्रथा अभी भी आप गांव जाइए, वहां पे शादी विवाह होता है, मैं क्या बताऊं, वो तो पूरा आप जानते देखते हैं, दुल्हन के रूप में घूंघट काट करके स्त्री आती है। थैंक यू। लेकिन ये घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मुझे अब मैं फिर करूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर करूंगा। मैं नहीं, यहां पर मैं पहली बात यहां, थैंक यू, लेकिन आप आगे प्रोसेस क्या करेंगे ना, मेरी बुरी बात कर नहीं। मैं एक मिनट, हिंदी में अगर आप विरोध करना ही चाहती हैं तो आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। मैं व्यक्तिगत कोई भी प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दिया जाए। मैं कहूंगा, मैं तो कहूंगा ही। और अब चूंकि आप देख ही रहे हैं कि बात यहां पूरी नहीं हो पा रही है, अगर मुझसे कहीं कोई जाने अनजाने चूक हुई हो तो मैं अपनी बात यहां क्षमा सहित समाप्त करता हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से किसी भी समाज पर टिप्पणी करने या कोई पूर्वाग्रह से कोई बात कहने का कोई मकसद नहीं है। जितनी चिंता आपको अपनी है, पूरी ईमानदारी से कहूंगा, उतनी ही चिंता मुझे आपकी है। लेकिन वो कैसे, जब आप अपने स्त्री होने के उस आवरण से जो बनाया गया है सदियों शताब्दियों से, उसे बाहर निकलेंगी, तब मेरी बात समझ पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।